तो नमस्कार, मैं हूँ अमित और आज आपके बीच लेके आ रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत को, जिनके बारे में हमने जो अभी पीछे से रह के काम करते हैं और बेहतरीन काम करते हैं। हम कहेंगे कि आप डायरेक्टर हैं, आप प्रोड्यूसर हैं, आप प्रोडक्शन हाउस आपका अपना है और बॉलीवुड को अगर कोई पहला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिलाने का काम किया है, तो वो आपने किया है और आपका नाम है द सरिता सुनील पॉल। मैंने थैंक यू। नमस्कार आभार मैम। व्यक्त करती हूँ रेडियो मेरी आवाज का कि आपने इतनी अच्छी जानकारी जो मेरे बारे में दी। और बस इसी से शुरुआत जिस तरह से आपने की है, तो वैसे ही एक चेहरे पर खुशी आ गई। मैम हाईली ऑब्लाइज्ड, आपने हमारे को इतना बड़ा माना। पर मैं पहले अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, आप सरिता सुनील पॉल जी, हम इनको क्या बोलते हैं? अ वुमन विद अ गोल्डन हार्ट। वो शख्सियत जो कि शायद ही कोई बहुत, अगर हम बात करेंगे एक महिला के बारे में कि वो उनको सबसे प्यारी चीज क्या लगती है, तो शायद अगर हम जिससे भी पूछें तो सबसे पहला उनका शब्द आता है कि मेरे बाल। और आपने किसी और के चेहरे पे खुशी लाने के लिए, वो मुस्कुरा पाए, आपने अपने बालों को शेव ऑफ कर दिया। जी। मैम, हमने भी ये भी सुना है कि लॉकडाउन के दौरान आपने सभी की हेल्प करी, खाने से, पैसे से, हर चीज से आपने हेल्प करी। और मैं ऑफेंसिव नहीं होना चाह रहा, लेकिन मैम आपने अपने बच्चों की पढ़ाई तक के ऊपर एक बलिदान तक करने की वो कर दी कि आपके पास में इतने पैसे कम हो गए थे कि आपको बच्चे का फीस देने के लिए आपको प्रिंसिपल को लिखना पड़ा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैम। बिल्कुल सही बात है। मैंने अपने बच्चों के स्कूल में एक मेल ड्रॉप किया, और क्योंकि लॉकडाउन का जो समय था वो हम सभी उससे अवगत हैं कि किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो ये काल हम सबने देखा, तो पहले शुरू-शुरू में ऐसा लग रहा था कि शायद ये हिस्ट्री में हमारी हाज़िरी दर्ज हो रही है कि हम इस समय में भी अपने आप को शक्तिशाली संजो कर रख पा रहे हैं। पर जितने लोग हमसे जुड़े थे, मैं ये तो नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा लोगों की सेवा करने का मौका मिला, बट कुछ ऐसे लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए जो हमारे प्रोडक्शन हाउस में कंटिन्यू 3 से 4 साल से जुड़े हैं। स्पॉट बॉय, लाइटमैन, ड्रेस दादा, और ये बड़े ऐसे लेबर क्लास में इनका एक समूह है जो रोज़ कमाते हैं तो रोज़ खाते हैं। कुछ दिनों तक तो वो अपना गुज़ारा कर सके, पर उसके बाद कहीं न कहीं, और वो सभी स्वाभिमानी होते हैं, या मैं कह लूँ कि इतने समझदार होते हैं कि वो बेमतलब आपसे कभी आकर मदद नहीं माँगते हैं इतने सालों में, पर काम ज़रूर माँगते हैं कि मैडम कोई काम हो हमारे लिए तो ज़रूर बताइएगा। तो उन दिनों में कुछ लोगों की समस्या ऐसी हुई कि अब बिल्कुल घर का गुज़ारा नहीं हो पा रहा, मैडम कुछ भी मदद कर दीजिए। तो कभी मैंने सोचा कि इनके लिए ग्रेन्स अवेलेबल कराते हैं, जो दाल-रोटी कम से कम लोगों की चलती रहे। तो उस समय शुरुआत-शुरुआत में जितने आपके पास जो भी आपकी जमा पूँजी थी, मैंने उससे कोशिश की। फिर कुछ लोगों ने कहा कि थोड़े पैसे भी मिल जाएँ, क्योंकि ये तो जो आप दे रहे हैं इससे तो काम हो ही रहा है, बट थोड़ा बहुत पैसा जो मिल सके। तो वो भी मैंने कोशिश की। मैंने मतलब सुनील जी और मैंने मिलकर कोशिश, क्योंकि सुनील जी इस मामले में बड़े दिलदार हैं। वो कहते हैं अगर एक रोटी है, अगर उसमें से एक टुकड़ा कोई और खाकर जाए, तो शायद ईश्वर आपकी रोटी जो है वो खत्म नहीं होने देगा, क्योंकि आप बाँट-बाँट कर खा रहे हैं, तो वो रोटी खत्म ही नहीं होगी। तो उस तरह से हमने कोशिश की और करते चले गए, पर एक वक़्त ऐसा भी आया, क्योंकि सभी का काम बंद था, और जब वो लंबा समय चलता गया, मई, जून, जुलाई से लेकर अगस्त, सितंबर तक, तो मुझे एक सितंबर में मेल लिखना पड़ा अपने बच्चों के स्कूल में कि मैं मेरे बच्चों की फीस नहीं भर पा रही हूँ। इसके पीछे एक कारण ये है कि काम सभी का बंद है, मेरा भी बंद है, सुनील जी का भी पूरी तरह से कामकाज बंद है, और अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। तो अगर आप कहें, तो मैं मेरे बच्चों को स्कूल से ड्रॉप करने के लिए भी रेडी हूँ, पर मैं इनकी फीस आगे नहीं कर पाऊँगी। तो ये मुझे मेल लिखना पड़ा। बहुत बहुत हिम्मत चाहिए होती है मैम। इतना बड़ा, इतनी हिम्मत बहुत कम लोग दिखा पाते हैं। ज्यादातर ये होता है कि जो लोगों के पास में ज्यादा होता है वो
कुछ देने की बात सोचते हैं, आपने तो सर्वत्र निछावर कर दिया। और ऐसे इतनी ह्यूमैनिटी बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल होता है ऐसे देख पाना, इतना सब कुछ कर पाना। और हेड्स ऑफ टू सुनील जी। सुनील सर तो खैर अपने आप में पर एक चीज और देखी गई है मैम कि सुनील जी ऐसा कर पा रहे हैं क्योंकि आप उनके पीछे शक्ति के रूप में खड़ी हैं। आपने जो उनके साथ में कंधे से कंधा लगा के जो उनकी मेहनत को जो सही मायने में रूप देने का कार्य किया है, तो वो आपका एक बहुत बड़ा योगदान हम समझते हैं जो आपने किया है। आपने एक ऐसी मूवी बनाई जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया, भावनाओं को समझो। सर हमारा टाइटल ही है भावनाओं को समझो। तो जैसे आपने कहा कि सुनील जी की जो भी, या सुनील जी से सीख कर मैं कहूंगी कि मैंने जहां तक अपनी पढ़ाई लिखाई की, अपने माता पिता के घर से जो मेरे संस्कार आए, सुनील जी से जुड़ने के बाद उनमें और इजाफा होता चला गया। क्योंकि उनसे जुड़ने के बाद मुझे ऐसे लगा, किसी जमाने में मैं पढ़ती थी या पढ़ाती थी तो हम लेजेंडरी इसके बारे में बात करते थे, बट मैं उनके साथ जी रही हूँ जो खुद एक जीते जागते लेजेंड है। बिल्कुल, और बिल्कुल एक लेजेंड है मैम, जीते जागते लेजेंड उनका इसलिए नहीं क्योंकि उनकी अर्धांगिनी हूँ, बट फिर भी मुझे लगता है कि ऐसे इंसान का होना हमारे आसपास में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो बिल्कुल ये भावनाओं को समझो जो पहली मूवी हमने बनाई, और उसी से जुड़े हुए मेरे ये साथी कलाकार या मेरे जो भाई बंधु मेरी क्रू में जो काम करते रहे, उन्हीं लोगों के लिए जब उनकी एक मदद की पुकार आई मेरे पास, तो मैं फिर अपने आप को रोक नहीं पाई। और मुझे ऐसे लगा सबसे पहले है मेरे लिए, क्योंकि इन्होंने मेरा साथ तब दिया है जब मेरे पास कुछ नहीं था। मैम इसी सिलसिले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाए मैम। उसके बाद में आपने 2-3 मैम आपकी, हम अगर बात करें अपने धर्म करके एक धर्म सरिता करके शायद कुछ ऐसा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग जी। आपने YouTube पे एक वो सीरीज एक लॉन्च करी थी, एंड आई थिंक दैट वाज ऑन योर बर्थडे इट वाज रिलीज्ड। यस राइट जी, उसमें वो सीरीज भी मैंने है, मैं उसके पीछे किस्सा सुनाती हूँ। सुनील जी की जो माता जी हैं, मतलब मेरी सासू माँ, बड़ा प्यार करती हैं मुझसे, और मैं इकलौती बहू हूँ उनका एक ही पुत्र है, तो उनका हमेशा से मानना है कि ये तो हमेशा हंसाते रहता है, इसका काम तो हंसाना है। वो बड़ी खुश रहती है, और जब भी मैं YouTube खोलती हूँ सुनील जी के बारे में देखने के लिए, यानी उनकी माँ का कहना है कि जब भी मैं YouTube खोलकर देखती हूँ तो हंसी वाला आता है सामने, बट उसके अलावा कितना उल्टा सीधा आते रहता है, ये भगवान का कुछ कोई बनाता नहीं, कोई डालता नहीं। तो मैंने उनसे पूछा माता जी की क्या इच्छा है, तो उन्होंने मुझे कहा कि बस मेरी इच्छा ये कि कोई इस पे भगवान की भी कुछ चीजें आनी चाहिए, बननी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ करते हैं। और उनको कहीं ना कहीं सरप्राइज करने का मौका ढूंढ रही थी मैं, तो मैंने कहा क्यों ना मैं एक धर्म सरिता, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो शुरू से लेकर अब तक जो मेरी मैंने कहा जिस तरह से संस्कार हुए हैं घर में हमारे, तो वो हमेशा से रहे कि कुछ मंत्रों के उच्चारण करना, आरतियों का पाठ होना, तो वो सारे तो लगे रहते थे। और 9 दिन जो होते हैं नवरात्रि के, वो बड़े खास माने जाते थे। तो मैंने कहा नवरात्रि पे कुछ करते हैं, 9 देवियों के अलग अलग रूप होते हैं, माता जी को बहुत पसंद आएगा। तो फिर मैंने एक छोटी सी सीरीज बनाई और कोशिश की कि उसमें अपने ही आसपास के साथी कलाकारों को बुला करके उनका भी कोई काम शुरू करवा सकूं। और माइथोलॉजी पर था, तो इसलिए थोड़ा सा एक रिसर्च करना बहुत जरूरी था कि किस तरह से 9 देवियां होती हैं, उनके क्या नाम होते हैं, क्या रूप होते हैं, क्या उनकी पूजा होती है, कैसे होती है। तो एक छोटी सी सीरीज बनाई और बस मैंने उसे लॉन्च कर दी। और लॉन्च करने के बाद मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि आपके लिए एक सरप्राइज है, क्योंकि उसमें शुरुआत में आता है विमल पाल प्रेजेंट। मेरी सासू माँ का नाम है विमल पाल। बहुत खुश हुई जी, उसमें आपने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, मैंने खुद देखा है उस सीरीज को। काफी हद तक मैंने देखा एक्सप्रेशन से बहुत कुछ समझा देते हो। आपके देखने से पता चल जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। और ये 2 चीज मैंने मतलब जो त्रिपाठी हैं उनके अंदर देखी है, और दूसरे मैंने आप में देखी है। मतलब उनकी भी वो काफी बातें आंखों से कर जाते हैं। सिमिलरली आप भी काफी चीजें अपने एक्सप्रेशन से बता देती है। मैम
ये तो खैर अभी आपकी जो आपने फ़िल्में बनाई और वो जो सफ़र आपका था, ये 3-4 फ़िल्में आप प्रोडक्शन हाउस में हैं, प्रोडक्शन हाउस आप चला रहे हैं, आप प्रोड्यूसर भी हैं और डायरेक्टर्स भी हैं। मैम, कुछ चीज़ें जो मैं पूछना चाहूँगा जो कि शायद आपसे आज तक किसी ने नहीं पूछी होंगी। मैम, हम उस सरिता के बारे में जानना चाहते हैं। वो सरिता जिसने कभी लिखा, चुटकी भर खुशी चाहिए थी, ना सारा जहान, प्रेम की धूप से खिला देता मेरा आसमान, होता तू भी जो मोहब्बत का थोड़ा सा मोहताज, तो कभी न बनता फरेब और धोखे का सरताज। उम्मीदें लगा बैठी थी चुटकी भर खुशी की, और तू फरेबी दिल को, गरीब दिल को जालों में फंसा गया। ये किसके लिए लिखी थी मैम? बिल्कुल, लाइनें तो मैंने लिखी है, पर कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे आसपास भी बहुत सी चीजें होती रहती हैं। मेरी जी, बहुत ही प्यारी दोस्त है, वैशाली जिसका नाम है। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो शायद ओपनली किसी को बता नहीं पा रही थी, और वो मेरे घर आई, काफ़ी देर रोने लगी, काफ़ी देर बोलने लगी। तो मैंने जिसके साथ उसकी ये बातें हो रही थी, बड़ा अनबन हो रहा था उसके वैवाहिक जीवन में, तो उसकी पूरी फीलिंग्स, मैंने कहा जैसे हमारा टाइटल ही है भावनाओं को समझो, तो मुझे ये बिल्कुल ऐसे लगा जैसे ये कोई मेरे साथ कर गया। ये मैंने उसकी फीलिंग्स को अपने अंदर शायद उतार लिया था कि वो कहने लगी मैं कुछ नहीं चाहती थी अपने पति से, मैं सिर्फ उससे थोड़ा-सा प्यार चाहती थी। पर आजकल ये बड़ा आम हो गया है अमित जी, अगर हम देखें तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कह लें, जी, या जी, ऐसा कह लें कि सब कुछ होने के बावजूद भी पता नहीं क्यों वो अपनी स्त्री को, अपनी पत्नी को वो सम्मान, वो दर्जा नहीं दे पाते हैं। तो जब जी, वो मेरे जी, घर आए काफ़ी देर तक रोती-धोती, मतलब मैं, और उसके बारे में मेरे परिवार के सभी लोग जानते हैं, तो मैं बड़ी डिस्टर्ब हो गई। और सुनील जी ने मुझसे कहा कि इतना डिस्टर्ब होना ठीक नहीं है। मैंने कहा पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है उसकी सारी फीलिंग्स मैंने अपने अंदर ले ली है। और सुनील जी जानते हैं कि मैं कुछ लिखती रहती हूँ कहीं न कहीं, तो मैंने वो लिखा। और लिखा तो सुनील जी को मैंने कहा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल बहुत अच्छा लिखा है तुमने, इसे इसे भेजो, ये उस तक पहुँचना चाहिए जिसके लिए लिखा गया है। तो कहीं न कहीं मुझे इसमें कंट्रोवर्सी, जिस तरह आप कहते हैं कि कई लोगों ने पूछा ये सुनील जी के लिए तो नहीं लिखा, मैंने कहा अब तक तो सुनील जी के लिए नहीं लिखा है, बस सुनील जी को आगे कभी फरेब ना करें। तो ये एक लाभ भी है सुनील जी के लिए कि सुनील सर के हाँ, लिए कि बिल्कुल। अगर कुछ हुआ तो बता दिया जाएगा सब कुछ। ये कभी-कभी मैम, ऐसा होता है कि हम अपनी कोई इच्छा व्यक्त करते हैं, या कोई हम अपनी बात रख देते हैं सोशल मीडिया पर, तो कई बार लोग इस तरह समझते हैं कि अचानक से ये इनके थ्रू क्यों आया? कहीं इनकी जी, वैवाहिक जीवन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, या आपस में अनबन, जैसे हम किसी पार्टी में मैं और सुनील जी अलग-अलग पहुँचे। कभी ऐसा होता नहीं है कि हम अलग-अलग जाएँ, पर सुनील जी कहीं और से आ रहे थे, मैं कहीं और से आ रही थी, तो मैं पहले पहुँच गई। तो मीडिया से जितना रूबरू होना था, हाय हेलो करके मैं अंदर पहुँच गई, और जैसे ही सुनील जी आए तो फिर उन्होंने बातचीत करना शुरू किया, और अंदर मुझे देखा तो थोड़े सरप्राइज़ हो गए। तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला, "अरे तुम?" तो मैंने कहा, "हाँ, आपसे कहा तो था।" क्योंकि ये क्रिएटिव लोग हैं। कई बार इनके दिमाग में कुछ-कुछ चलते रहता है, तो उन्हें जी, शायद वो डेट, वो प्लेस वो याद नहीं रहा। बोले, "अरे मैं निकलते समय तुमको फ़ोन नहीं कर पाया।" पर उस मुद्दे को जो हमारे साथ में लोग खड़े थे, उन्होंने इस तरह समझ लिया कि अब शायद दोनों अलग रह रहे हैं, या अब दोनों के बीच में अनबन हो रही है। तो कभी-कभी ये चीज़ें हमें मज़ेदार भी लगती हैं, और कहीं-कहीं थोड़ा-सा ऐसे लगता है कि लोग बड़ा जल्दी जज कर लेते हैं। आजकल जी, छोटी-सी चीज़ को बड़ा जजमेंट, सीधे जज बन जाते हैं, और अपना वो कहते हैं ना, एक सीधे एक जजमेंट पास कर देते हैं कि ऐसा भी है। पर जी, ईश्वर की जी। कृपा है, 15 साल हो चुके नहीं हैं मैम, मेरी शादी को। सबको पता है कि ऐसा कुछ नहीं है और मेरे ख्याल से हमारी ब्लेसिंग्स है और सही में ईश्वर की ब्लेसिंग्स, आपके ईश्वर की बहुत सारी कृपा आपके साथ में रही है, आपके परिवार के साथ में, कि आप चारों लोग, प्रबल भी और सबल भी और सर भी और सरल आप और भी, जी, जी। सरल और प्रबल। तो मैम, एक बहुत प्यारा सा परिवार है। जी, अचानक धन्यवाद। आपने एक डिसीजन लिया कि मैं अपने बाल उतार देती हूँ। जी, बहुत मुश्किल होता है एक फीमेल के लिए। राइट। तो मैम, क्या क्या सोचा आपने? क्या फीलिंग्स रही? और क्या मतलब पीछे मोटिवेशन क्या था कि आपने
कैंसर के लिए पेशेंट्स के लिए आपने जो किया है, एक्चुअली में मैम खाली बाल उतरवा देना ये नहीं है कि कोई बहुत ऐसा काम किया है, लेकिन जो उसके पीछे मोटिव था मोटिव और जितना मोटिवेशन आपने लोगों को दिया है, एक्चुअल में कुछ चीजें होती हैं जहां पे वी नीड ए ब्लो। राइट हमें अचानक एक ब्लो चाहिए होता है किसी भी काम को करने के लिए, याद रखने के लिए। आपने वो ब्लो दिया, आपने सोसाइटी को एक पंच दिया, एक ब्लो दिया कि आप इस बारे में क्यों नहीं सोच रहे, क्यों नहीं? आपने सोचने पे मजबूर किया। तो मैं वो क्या 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 रहा उसके पीछे, क्या सीन रहा, वो हम आपसे जानना चाहेंगे प्लीज। जी, एक्चुअली पिताजी का हाल ही में देहांत हो गया और पिताजी जो है वो कैंसर की लड़ाई लड़ रहे थे और क्योंकि परिवार से सारे जितने बड़े भाई-बहन हैं सभी लोगों ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की, उन्हें सर्व भी किया और उनकी सेवा का योगदान जो वो लोग अपना दे पाए सभी ने किया। पर कहीं न कहीं एक मलाल सा दिल में रह गया कि मैं उस परिवार की सबसे छोटी बेटी हूँ और पिताजी ने हमेशा जब मेरा जन्म हुआ तो मम्मी को ऐसे था कि 2 बेटे और 2 बेटियाँ ऑलरेडी हैं, मतलब 4 बच्चों के बाद मैं आई हूँ, 5वीं हूँ घर के अंदर। जी तो भाई-बहनों ने बड़ा हाथों-हाथ किया कि हम 5 पांडव हो गए हैं और पिताजी हमेशा से कहते थे कि ये बेटी नहीं है, मेरे लिए बेटा है। और मेरी मेरी पढ़ाई को लेकर के थोड़ी-सी आपत्ति शुरू हुई क्योंकि इतने 5 बच्चों का पालन-पोषण मुंबई जैसे शहर में करना, अच्छी स्कूल में दाखिला दिलाना थोड़ा मुश्किल था। तो माताजी ने जी मुझे पब्लिक स्कूल में भेज दिया कि अगर पढ़ना है तो पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ सकता है। पर शायद ईश्वर की कृपा रही है शुरू से मुझ पर। तो एक टीचर जो मेरे भाइयों को पढ़ाने के लिए घर आते थे ट्यूशन्स के लिए, उन्होंने वो स्पार्क कुछ देखा और उन्होंने कहा ये दिस गर्ल शुड बी इन दिस स्कूल। मैं हिंदी स्कूल के एक पब्लिक स्कूल में जा रही थी, जिसे बीएमसी का स्कूल कहा जाता है, म्युनिसिपल स्कूल जी कहा जाता है। वहां से ऑटोमेटिकली उठा के एक अच्छे बड़े स्कूल में मेरा दाखिला हो गया। बिना किसी मतलब पेपर वर्क के, बिना किसी पैसे के, बिना किसी मतलब कोई ऐसे लगा एकदम बस यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया गया। और जैसे ही मैं वो स्कूल में पहुंची तो मुझे यूनिफॉर्म से लेकर, शूज से लेकर, कलर्स, बैग्स, एवरीथिंग जो बच्चे की लालसा होती है कि मुझे ये सब मिले, वो मुझे इतना कुछ मिल गया। उन्होंने मेरी पढ़ाई को, मेरी जो मैं बोलती थी या जो भी चीजें करती थी, उन सब चीजों से वो इतने इम्प्रेस हुई कि उन्होंने स्कॉलरशिप दिला दी। तो ग्रेड 5 से ग्रेड 10 तक मुझे कभी मतलब किसी भी तरह से कोई मोहताज नहीं होना पड़ा पढ़ाई के लिए, मम्मी डैडी को खर्चा नहीं करना पड़ा। तो पिताजी को हमेशा से लगता था कि ये मेरे लिए वो बहुत ज्यादा ये रहते थे कि ये लड़की कुछ करती है, कुछ आगे बढ़ती है। तो वो एक पिताजी के साथ जो बॉन्ड था, उसके उनके जाने के बाद अचानक ऐसे लगा कि मैं बेटा क्यों नहीं बन पाई। और हमारे समाज की प्रथा है कि जब 10वां दिन होता है, 13वां दिन होता है, तो बाल मुंडवाए जाते जी हैं, बेटों के जी बाल बिल्कुल। मुंडवाए जाते हैं। हम्म, तो मैंने ये इच्छा जाहिर की कि मैं बेटा बन कर के मैं उनके दाह संस्कार में भी गई, शमशान तक गई मैं और वहां पर जाकर के मैंने थोड़ा योगदान किया। तो वहां भी सबने यही कहा कि नहीं, बेटियां हाथ नहीं लगाती हैं, बेटियां जब हम शरीर को अग्नि देते हैं तो उसमें बेटियां आगे नहीं आती है। तब भी बड़ा दिल को ऐसे लगा कि ये बेटी और ये बेटा, ये सब अब समाज से थोड़ा दूर होना चाहिए। मेरे भी पिता उतने ही हैं जितने इनके हैं और बिल्कुल है, कभी बिल्कुल कभी है। लगता है बेटियों के ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है जी पिता जी बेटियों के जी ज्यादा जी है कि हमेशा बेटियों को पराया धन माना गया है। तो वो बचपन से बेटियों को बहुत संभालते हैं, संजो कर रखते हैं कि ये मेरी बेटी है, ये मेरी इज्जत है, ये मेरी पगड़ी है। तो उस जी पगड़ी का ध्यान हमें भी रखना होता है, जो मैंने जब तक मैं उनके साथ थी, जब तक मेरे साथ पिताजी का नाम जुड़ा था, मैंने उसकी भरपूर कोशिश की कि कहीं मेरे पिताजी पर दाग ना लगे। और उसके बाद आज जैसे सुनील जी की बीवी हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है अब ये पगड़ी सुनील जी के नाम है। तो ये एक जी बेटी का होना और बेटी का आगे बढ़ना, कहीं न कहीं मुझे अंदर से दिल में बड़ा कचोट गया कि सिर्फ बेटी हूँ इसलिए मैं ये नहीं कर सकती। तो मैंने सुनील जी से आके इसके बारे में डिस्कस किया। मैंने कहा आज उनका 10वां मनाया जा रहा है और बेटे उनके जो है वो पाल निकालेंगे, तो क्या मैं बेटी होके नहीं निकाल सकती? उन्होंने कहा बहुत बड़ा डिसीजन है, धर्म के सारे ठेकेदार आ जाएँगे और उसपे भी कई बातें शुरू हो जाएँगी, मत करो। जी मैंने कहा अगर धर्म के ठेकेदार आ जाएँगे तो क्या हम ऐसा करें कि किसी एक रूप में इसे अच्छे तरीके से इसे अदरवाइज़ कर लेते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या है तुम्हारे दिल में? तो मैंने कहा क्योंकि पिताजी कैंसर से चले गए और एक कैंसर पीड़ित जब वो अपना आत्मविश्वास खो देता है, मनोबल उसका पूरी तरह से निस्तो-नाबूद हो जाता है, तो वो सिर्फ़ ये सोचता है कि अब मुझे ना परिवार पे बोझ बनना है और ना किसी को अपनी सेवा में समय बिताने देना है।
तो शायद पिताजी कहीं न कहीं वो फ़ील कर रहे थे, जो मैं देख रही थी। तो मुझे लगा ये जो आत्मविश्वास पूरी तरह टूट जाना वो तब होता है जब धीरे-धीरे वो स्टेज पे क्रॉस करते हैं। मैंने देखा जी, है अक्सर महिलाओं को वो अपने बाल खो देती हैं और मैं कई ऐसी महिलाओं से मिली हूँ जिन्होंने बताया है मुझे कि मुझे कैंसर था, अब मेरे बाल नहीं रहे, मैं नकली बाल लगाती हूँ। तो अचानक से दिमाग में ऐसी कहते हैं ना एक तरंग आ गई या वेव आ गई और शायद वो पिताजी की इच्छा रही होगी कि मेरी बेटी कुछ करना चाहती है, जो वो ऐसे नहीं कर पाई तो ऐसे कर ले। और सडनली मैंने सुनील जी से कहा कि एक फ़ेसबुक पे सर्च करके मैंने देखा है, एक नाम मुझे मिला है जो हैदराबाद में है, हेयर डोनेशन सेंटर है और वो बंदा अकेले इस काम को करता है, बिना किसी से ₹1 लिए। तो क्या मैं इससे कॉन्टैक्ट करके बात करूँ? उन्होंने कहा ठीक है, ये ठीक रहेगा। बाल देना भी है और एक अच्छी भेंट भी हो गई और एक अच्छा काम भी हो गया। तो मैंने कहा चलो मैं इससे बात करती हूँ और जैसे ही मैंने शिवा यादव उनका नाम है, उनसे बातचीत की, अमित जी आप जानकर हैरान हो जाएँगे कि उसने मुझसे इतनी सुंदर बात शेयर की कि मैं हेयर जी, स्टाइलिस्ट हूँ, तो मैं बालों की विग बनाता हूँ। यदि मैं डॉक्टर होता, तो मैं कैंसर की दवा बनाता। उसकी ये बात इस तरह छू गई मन को कि आज भी हमारे आस-पास ऐसे लोग हैं, जो कहीं न कहीं मानव सेवा में काम करना चाहते हैं कि कुछ अच्छा करते हुए चलें, आगे बढ़ें। और ये अक्सर ऐसे ही होता है कि किसी एक को शुरुआत करनी होती है और वो धीरे-धीरे काफ़िला बन जाता है। और मुझे शिवा यादव जी से मिलकर बात करके मैंने फ़ोन पे बात की, ज़ूम पे मीटिंग की और फिर उनको मैंने अपने बारे में बताया कि मैं सो एंड सो नाम है मेरा और सुनील जी मेरे हस्बैंड हैं और मैं इस तरह से डोनेट करना चाहती हूँ। अगर आप इसमें मेरी मदद कर सकें, तो उन्हें थोड़ी देर के लिए एहसास ही नहीं हुआ कि वो मुझसे बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर आप इसे करेंगे तो ये बहुत बड़ा कैंपेन होगा, अवेयरनेस होगा और इस जी, तरह होगा, उस तरह होगा। मैंने कहा मेरी तरफ से छोटी-सी भेंट, इसको मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि आप इतना बड़ा रूप दे रहे हैं, पर मेरे लिए बहुत छोटा एक सहयोग हो सकता है। क्योंकि त्याग और बलिदान मैं उन शब्दों के लिए सुनना पसंद करूँगी जहाँ हमारे फौजी भाई सीमा पर खड़े होकर के अपनी जान दे देते हैं हमारी रक्षा के लिए ताकि हम यहाँ सीमा के परे सुरक्षित सो सके, रह सके। जी, तो इसे जी, त्याग और बलिदान का नाम मत दीजिए। मुझे गिल्ट फील होगा। इसे एक भेंट कहते हैं, एक सहयोग कहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैम जैसा आप बोले और फिर मैंने उनसे कहा इसको स्पॉन्सर भी मैं करूँगी, इसका जो खर्चा आता है। तो उन्होंने कहा मैडम मैंने आज तक किसी से ₹1 नहीं लिया। मैंने कहा चलो इसकी भी शुरुआत मुझसे कर लो। अगर कोई करना चाहे दिल से तो ज़रूर एक्सेप्ट करना, क्योंकि जो जी, आप कर रहे हो ये बहुत ही नेक काम है, हिम्मत का काम है और अपने इस नेक काम में मुझे शामिल कर लो। तो फिर जी, उन्होंने हामी भरी और बस मैंने सुनील जी से सारी चीज़ें क्लियर की। मेरे बच्चों में थोड़ी-सी अनबन हुई। मेरा छोटा बेटा कहने लगा मम्मी सब हँसेंगे आप पे, बड़ा आपको देख कर के लोग ऐसा बोलेंगे, वैसा बोलेंगे। मैं अच्छा फ़ील नहीं करूँगा कि मेरी मम्मी के सारे बाल चले गए। तो मैंने कहा बेटा इसको हम इस तरह से देखते हैं और उसे पूरा एक्सप्लेन किया प्रोसीजर और यकीन मानिए थोड़ी देर के बाद वो उछल के कहने लगा मम्मी आई एम विथ यू। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो बस वो एक छोटी-सी शुरुआत कह सकते हैं कि इस प्रथा को जो हम चलाते आ रहे हैं सालों-साल के बेटे ही बालों का त्याग करेंगे, तो बेटियाँ अगर दिल से ये काम करना चाहें तो उन्हें इसमें शामिल करिए, क्योंकि बेटों से ज़्यादा बेटियाँ अपने पिता के करीब होती है, ये मेरा पर्सनली मानना है। और मुझे ऐसे लगता है बहुत, कि बहुत बहुत बड़ी बात कही है, मैं बहुत ज़्यादा बड़ी बात कही है और ये चीज़ समझाते-समझाते हमारे पूर्वज से हम अब तक यहाँ पहुँच गए। ये लोगों को ये पर अब समझ में मुझे नहीं आ रहा है कि बेटियाँ शायद जी, ज़्यादा परिवार के लिए बेटे से ज़्यादा बेटियाँ कर देती हैं और ये चीज़ लगातार हम देखते आ रहे हैं। उसके बावजूद जी, भी क्यों? ऐसा क्यों? और मैम मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप जैसी बेटी अगर किसी पापा के पास में है, तो शायद उसको दूसरे बेटों की ज़रूरत नहीं होती है। अकेली बेटी बहुत होती है, अगर एक बेटी भी ऐसी है तो। तो मतलब हैट्स ऑफ टू यू कि आप आज मैं उस बेटी से बात कर पा रहा हूँ, जिसको हर हर मेल ये चाहेगा कि मेरी बेटी ऐसी हो। मैं खुद ऐसा चाहूँगा कि मेरी बेटी ऐसी हमेशा बने। हैट्स ऑफ टू यू मैम। मैम ईश्वर से अभी हम अपेक्षा आगे और चलते हैं और से बात प्रार्थना करेंगे। करती रहती जी मैम। मुझे एक बेटी दे देता भगवान तो मुझे 2-2 बेटे दिए हैं, तो सुनील जी कहते हैं तुम बड़ी भाग्यवान हो कि तुम्हें 2 बेटे दिए हैं, तो वो ऐसी बेटियाँ तुम्हारे लिए लाएँगी कि
तुम्हें आगे ये जो संकल्प तुम करती हो शायद वो उसको देखकर उसे आगे बढ़ाएं। तो ईश्वर के चरणों में बस यही शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमें इस लायक बनाया ईश्वर ने कि हम कुछ छोटी-मोटी चीजें लाइफ में करते रहें और मन बनाकर करें, अच्छी नीयत से करें, तो शायद नियति हमारा साथ दे दे। बिल्कुल देगी मैम, आप जैसे अच्छे लोग हैं जिसकी वजह से आज दुनिया कायम है और रुकी हुई है, नहीं तो अगर सब लोग जिस तरीके से चल रहे हैं उससे तो लगता नहीं है कि दुनिया इतना ज्यादा चल पाएगी। बहुत कम लोग हैं जो आप जैसे हैं और शायद ऐसे ही लोगों की वजह से दुनिया टिकी हुई भी है और अच्छाई रुकी हुई है अपनी इस जगह पे। नहीं तो अच्छाई को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होता जा रहा है आज की तारीख में अगर हम देखें। मुझे लगता अगर हम है ईश्वर को बनाया तो एक जैसा ही है, पर कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं, कोई ना कोई चीजें ऐसी आ जाती हैं, मतलब हमारे डिसिप्लिन में कह लीजिए या राह चलते चलते हम अपने मुद्दे भटक करके कभी ऐसी संगत में पड़ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ना चाह करके भी लोग बुरा कर जाते हैं। तो बस एक भावना अगर मन में जाग जाए कि ये जो हुआ वो गलत हुआ, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, या मैं ये कर लूं, जी इसे जी अच्छा कर सकूं, तो ये इसके लिए कोई ना कोई आपके साथ होना, आपके पीछे होना, इन सब चीजों का बड़ा असर पड़ता है। आपकी स्कूलिंग, आपका परिवार, आपका समाज, मैं कहती हूँ समाज भी। आज हम सोशल मीडिया के जरिए इन सब चीजों को मोटिवेट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं जी। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, इसके लिए बहुत शुक्रिया। पर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया बिगाड़ भी रही है लोगों को, बुरा भी आई एग्री बहुत सारा। एग्री बिल्कुल ये हम पर डिपेंड मैम। करता है उस कि हमें वो कहते हैं बड़ा अच्छा गाना लिखा गया था, मेरी बात के माने दो, जो अच्छा लगे वो अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। जाने दी बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो मैम अभी आप इकोनॉमिक्स शायद पढ़ाते थे। जी जी। एक इकोनॉमिक्स का टीचर और उसको प्यार हो गया मतलब कॉमेडी सर्कस के विनर से, और उसके बाद में शादी हो गई। तो मतलब आपका जो देखने का, जो आपकी मैं अगर कविताएं देखूं, मतलब आप ऐसा लगता है जैसे बहुत ही गंभीर स्वभाव के, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, बहुत ही जिसको कहेंगे कलाकार, जो कि जिसकी हर बात उसको छूती है उसके दिल को, बहुत ही सेंसिटिव बंदा। और सुनील जी ह्यूमर ढूंढने वाले हर चीज में। सुनील जी का जो देखने का नजरिया है वो ये है कि वो व्यंग ढूंढ देते हैं बहुत सारी चीजों में और बेबाकी से बोलते भी है। मैं उस बारे में तो मैं आपसे अलग से सुनील जी का एक इंटरव्यू लूंगा जिसके अंदर उनकी बेबाकी के बारे में बात करेंगे। तो मैम कभी विचारों में आपके दोनों के बीच में कभी कोई ऐसा नहीं हुआ कि आपका सोचना कुछ अलग रहा, उनका सोचना उस चीज को देख के अलग रहा, और आपने कहा कि ऐसे कैसे कह सकते हो, और या उन्होंने आपसे कहा कि इतना क्यों परेशान हो रहे हो? तो ऐसा कोई चीज, ऐसा कोई इंसिडेंट है ऐसा आपके बीच में, या कभी ऐसा हुआ कि दोनों के विचार अलग रहे हो? कई बार ऐसा हुआ है कि शुरुआत से, जैसे हम कह सकते हैं, सुनील जी उसी एरिया से बिलोंग करते हैं, उसमें एक पेइंग गेस्ट रहते थे वो, उस एरिया में जहाँ मैं पली बड़ी हूँ। पर मैं अपने घर से एकदम, घर के सामने मंदिर है तो उस मंदिर में पूजा पाठ करना, शुरू से जाना, मेरा बड़ा लगाव रहा है। अपनी सामाजिक गतिविधियां करना, और जैसे गणपति का आना उस जगह पर, नवरात्रि 9 दिनों की पूजा होना। और सुनील जी आते थे वहां परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि उस समय तो ऐसा कह सकते हैं कि दिन के तीनों समय उनका उपवास रहा करता था। और होली थी और बड़ी मुफलिसी का समय था, जहाँ उनको 100 रुपए भी मिल जाए दिन में तो बड़ी बात हो जाती थी। तो वो कहीं भी कोई भी स्टेज छोड़ते नहीं थे, जहाँ मौका मिले वो परफॉर्म करते थे। और मेरी जो शुरुआत थी वो इस तरह से थी कि मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था। तो मैं छोटे-छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। जब वो परफॉर्म करते थे तो उनकी आवाज से बड़ा डिस्टर्बेंस होता था और लगता था कि कितना जोर-जोर से ये लोग परफॉर्म करते हैं, मैं पढ़ा नहीं पाती हूँ। ऐसा कुछ हमारा एक संजोग बना कि जब वो मेरे कॉलेज में एज़ अ चीफ गेस्ट आए और उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने कहा, आप तो टीचर हैं, मैं आपको बड़ा अच्छा जानता हूँ। मैंने कहा, हाँ जी, मैं टीचर हूँ, यहाँ भी मैं टीचर हूँ। और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे बात करनी है, मिलना है और आपसे बहुत कुछ सीखना है। तो मैं थोड़ी-सी हैरान हो गई कि ये कॉमेडी का मंच है, इसलिए शायद ये बोल रहे हैं, क्योंकि वो एज़ अ चीफ गेस्ट आए हैं तो ये सारी बातें कर सकते हैं। बट फिर वो अचानक मेरे घर आ गए और घर आकर उन्होंने मुझसे ये कहा कि अब मेरा जो एक दौर शुरू हो गया है लाफ्टर चैलेंज विनर के बाद, और लाफ्टर चैलेंज विनर का आपके घर आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी।
मेरे जी। बिल्डिंग के आसपास लोगों का जमावड़ा जमा हो गया और सब कहने लगे आपके घर आए हैं, हमें भी मिला दो, फोटो खिंचवा दो। बड़ा एक सेलिब्रिटी स्टेटस जो होता है वो मैं फील करने लगी कि सुनील जी मेरे घर आए हैं। और सुनील जी ने बातों बातों में कह दिया कि मुझे थोड़ा सा कुछ पॉलिश करना है, आप मेरी उसमें मदद करिए कि अब मेरे शोज बढ़ने लगे हैं, मुझे कुछ और नए नए शब्दों को खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, तो अंग्रेजी में मेरा हाथ थोड़ा ढीला है। तो मैंने कहा सर आपको हाथ थोड़ा ढीला करना पड़ेगा, मैं बिना फीस के तो नहीं पढ़ाऊंगी। तो मैंने कहा फीस तो आपको बिल्कुल देंगे मैडम। और फिर उस समय मेरे मम्मी डैडी भी वही थे, तो उन्होंने अपनी बातचीत के दौरान मेरे बाबूजी से वो अपना जिक्र किया कि मैंने किस तरह से स्ट्रगल किया है बॉम्बे में, बिना जमीन बिना छत के इतने साल निकाल दिए और अब मेरा ये दौर शुरू हुआ है, तो मैं कुछ ना कुछ करके कोशिश करूंगा कि अपने आप को स्टेबल करूं। तो बाबूजी ने कहा कि पूरा आशीर्वाद है बेटा आपके साथ और आप खूब आगे बढ़ो, मैं दिल से दुआ देता हूँ। तो बस एकदम कहते हैं ना चौका, मौका देख के चौका मारना, सुनील जी ने वो चौका दिया हम सबको और कहने लगी कि आपकी बेटी का हाथ भी दे दीजिए, इससे बड़ा आशीर्वाद नहीं हो सकता। तो ये जो इकोनॉमिक्स और बिल्कुल ये दूसरी दिशा, तो ये मतलब मेरे लिए ऐसे था कि ये अचानक क्या बोल गए सुनील जी, पर कहते हैं जब ईश्वर मिलाता है तो वो अपने रास्ते बिल्कुल। बनाते है। और थोड़ा अनबन हुआ, शुरू शुरू में थोड़ी बातें हुई कि नहीं हम ब्राह्मण समाज से हैं, आप दूसरे समाज से हैं, ये हो नहीं सकता। तो मेरे बाबूजी ने इसके बीच का एक रास्ता निकाला, मेरी बड़ी बहन और जीजा जी को बुलाया और कहा आप इसका कन्यादान करें, क्योंकि जब लड़का खुद सामने से मांग कर ले जा रहा है तो ऐसा भी कहते हैं ना कि चलो हमारे लिए तो बढ़िया है भाई, बेटी को खुद ही संभाल लेगा। तो और इस बात के बाद ऐसा हुआ कि सुनील जी और मैं जब भी हमारी कोई बात पे अनबन हुई, तो वो जो विचार हमारे टकराए वो इसीलिए टकराए कि कहीं ना कहीं हम उससे और बेटर करना चाहते हैं। जैसे हमने पहली फिल्म बनाई भावनाओं को समझो, तो अचानक सुनील जी के मन में आया कि मैं सारे स्टैंड अप कॉमेडियन को इस फिल्म में लेना चाहता हूँ और मेरी ये एक तरह से पूजा होगी, ये फिल्म नहीं होगी, पूजा होगी अपने उस टीम के लिए, अपने उस जॉनर के लिए जिससे मुझे रोटी मिलती है या जिसने मुझे इतना सम्मान दिया है पूरे विश्व में। आज जो मेरा नाम है स्टैंड अप कॉमेडियन की वजह से जाना जाता है, तो मैं स्टैंड अप कॉमेडी के लिए फिल्म बनाऊंगा। तो मैंने कहा कि पता नहीं इसको देखेगा कौन, फिर इसमें ये एक्टर होगा वो एक्टर, तो ये विचार हमारे इस तरह से अनबन होते थे। फिर उन्होंने कहा मैं बोलूंगा तुम लिखोगी, तो मैं लिखती चली गई, वो बोलते चले गए, डायलॉग्स लिखे, गाने लिखे, गाया भी, बनाया भी, डायरेक्शन भी, सब कुछ हम ही कर रहे थे, तो प्रोड्यूस भी हमें ही करना था। और फिर उसमें ऐसा समय आया कि अच्छे अच्छे नाम हैं हमारे इंडस्ट्री के, जॉनी लीवर सर हमारे जो हम जी, कहते हैं वो हमारे ग्रैंड यूनिवर्सिटी है स्टैंड अप कॉमेडियन की, सारे जी। स्टैंड अप कॉमेडियन की। उन्होंने भी कहा कि अरे सरिता ये तो नादान है, ये तो इतना समझदार नहीं है, तुम पढ़ी लिखी हो, घर का सारा पैसा लगा के तुमने पिक्चर बना दी, थोड़ा रुकना चाहिए था सुनील को। तो मैंने कहा नहीं दादा इनकी इच्छा थी, तो इनकी इच्छा मेरे लिए मेरी ज्यादा इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि जब वो अपने जॉनर के लिए, कॉमेडी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें ऐसा एक समय आया अमित जी कि सब कुछ हम लगा चुके थे अपनी तरफ से, घर के पैसे लगा दिए थे और जिस घर में रह रहे थे वो हमारा पहला घर था, जहां मैं बैठी हूँ यही घर था। इस घर के पेपर तक मैंने गिरवी रख दिए और मेरी शादी में सुनील जी ने 1 रुपया भी मेरे परिवार से नहीं लिया। उन्होंने कहा सिर्फ मुझे आशीर्वाद चाहिए। तो उस समय जितने गहने सुनील जी ने मेरी शादी में मुझे पहनाए थे वो सारे गहने उतार के मैंने रख दिए और मैं जाकर उन्हें सीधे सीधे बेच कर आ गई। इस पर सुनील जी बड़े हैरान हो गए और ये तुमने क्यों किया? मैंने कहा मेरा सबसे बड़ा गहना आप है। तो ऐसे विचारों पे हमेशा अनबन हुई है, अदरवाइज तो ईश्वर की कृपा से कभी ऐसी अनबन नहीं हुई कि जिस तरह से मतलब ईस्ट और वेस्ट हो जाए, ऐसा नहीं हुआ। तो मैम वो ऐसे बड़ा विचारों पे हमेशा, क्योंकि वो जितना प्यार मुझे करते हैं या जितना मेरा सम्मान करते हैं, मैं कह सकती हूँ कि प्यार से ज्यादा सम्मान करते हैं। मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई या मेरे पूरे संस्कारों का जितना अच्छा सम्मान उन्होंने किया है, शायद ही अगर मेरे नाम के साथ किसी और नाम का जुड़ा होता तो मैं वहां प्रूव करती रह जाती या बताती रह जाती या समझाती रह जाती। पर सुनील जी ने बहुत बहुत संजो करके उस चीज को सामने रखा है, लोगों के सामने रखा है। धर्म सरिता मैंने बनाई तो बड़ा साथ दिया उन्होंने मेरा। फिर उसके बाद आज भी जब हमारी कोई फिल्म रिलीज होनी होती है तो मैं कहती हूँ मेरे हिसाब से इतना प्रोडक्शन में कॉस्ट आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो वो उसका सम्मान करते हैं। मैं कहती हूँ ये चीज हट जाए, ये चीज कट जाए, यहाँ से एडिट हो जाए, तो वो उन बातों का सम्मान करते हैं। तो थोड़ी बहुत जो टकरार है वो इसलिए है क्योंकि वो अलग तरह से क्रिएटिव है, शायद मेरी क्रिएटिविटी अलग तरीके की है, तो जी। उसमें अनबन हो जाती है।
मैम आप इसी तरह लिविंग ऑन द एज रहते हैं कि जब आपने मूवी बनाई तो सब कुछ न्योछावर, जब आप दान देने पे आए, लोगों की हेल्प करने पे आए तो उसमें सब कुछ न्योछावर, मतलब जी आप हाँ। बिल्कुल एज पे आ जाते हैं। डर नहीं लगता आप लोगों को? आपको ये नहीं लगता कि आगे क्या? सर एक्चुअली ऐसा लगता है ना मुझे कि आज का जो दिन है वो आपका बेस्ट होना चाहिए। अगर आज आप भरपूर जी रहे हैं तो कल तो किसी ने देखा नहीं है। तो कल अगर आने वाला दिन आप चाहते हैं अच्छा हो तो आज का दिन बहुत अच्छा होना चाहिए। ये पता नहीं कहाँ मैंने पढ़ा होगा या कहाँ सीखा होगा, पर मुझे हमेशा से लगा कि अगर आज आप किसी लायक हैं, सक्षम हैं और अगर आज आप ये नहीं कर पाए तो कल इस बात का गिल्ट आपको जरूर फील होगा कि जी, आपने कल। रिग्रेट होता है। तो जी, ये बिल्कुल, जो बिल्कुल, गिल्ट ये बात ना हमारा टाइटल ही है भावनाओं को समझो। सुनील जी ने मुझसे शादी के लिए इसी तरह प्रपोज भी किया था, बस मेरी भावनाओं को समझो। और मैं उनकी भावनाओं को समझ रही हूँ। मैम अभी भी एक राज आपने अभी तक जाहिर नहीं किया है, अभी तक आप दबाए हुए हैं। मैं सोच रहा था आप कभी कहेंगे, अभी भी आपने उसको रिवील नहीं किया। आपकी एक नई मूवी आने वाली है, सुनील जी की नई जी। मूवी आने वाली है। आपने उसके बारे में अभी तक जिक्र नहीं किया, जबकि मैं मानता हूं कि कोई भी अगर आपकी जगह होता तो सबसे पहले तो उसके सबसे बारे में जिक्र कर। तो पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा उस मूवी में आपका आप क्या कर रहे हैं? आप प्रोडक्शन में हैं या आप मतलब जो बेसिकली आप? बिल्कुल, ये जो फिल्म हम ला रहे हैं लॉकडाउन टू अनलॉक, ये फिल्म हम ला रहे हैं जो कि आने वाले अप्रैल में, या सुनील जी का जन्मदिन है 2 मई, 2 मई को उनका जी जन्मदिन है, तो मैं चाहूंगी कि उसके आसपास कहीं रिलीज की हम तैयारी कर रहे हैं। जब जैसे मैंने आपको बताया कि सब कुछ आपने कहा एज पे आ जाते हैं, पूरा सब कुछ यहाँ खत्म हो चुका था, कोरोना चल रहा था बाहर भी, और घर का माहौल ऐसा था कि 2 छोटे बच्चे हैं, उनकी स्कूलिंग भी देखनी है, छोटी-छोटी चीजें देखनी है। मैंने 11 महीने अभी तक, मैं आपको बता रही हूँ, पिछले महीने मैंने बिजली का बिल भरा है, मैंने 11 महीने अपना बिजली का बिल नहीं भरा। मैं खुद वहां गई अडानी के ऑफिस में जाकर, मैंने अपनी अपनी सारी रिपोर्ट लिखी, मैंने कहा मेरा बैंक बैलेंस है, ये आज की डेट का स्टेटमेंट है, मेरे पास पैसे नहीं है। आप बिजली काटना चाहते हैं तो मुझे पहले बताइए, वरना थोड़ा वक्त दीजिए, हम आगे भर लेंगे। तो 11 महीने बिजली का बिल नहीं भर पाई, बहुत सारी चीजें ऐसी उथल पुथल थी, और मुझे ऐसे लग रहा था शायद मैं अकेली नहीं हूँ, ये इस समय पूरा संसार झेल रहा होगा। तो जी उसमें प्रेशर आप फील करते हैं या जो स्ट्रेस आपके ऊपर आता है, तो कहीं ना कहीं अगर आप क्रिएटिव हैं तो मुझे लगता है उसको एक अच्छी भाषा में पिरो करके उसे समाज के सामने रख सकते हैं। और बस उसी में हमने लॉकडाउन टू अनलॉक ये एक कहानी लिखी, क्योंकि समय भी भरपूर था, जैसे मैंने कहा कि कुछ करने को था ही नहीं तो कुछ अच्छा जी करते हैं। अच्छे से उस कहानी को लिखा, और जैसे ही थोड़ी रियायत मिली, थोड़ी थोड़ी चीजें अच्छी होने लगी बाहर, तो मैंने सुनील जी से कहा अब इसको शूट करते हैं। और काफी चीजें हमने घर के अंदर शूट की, हम 5 लोगों में मिलकर शूटिंग कर लेते थे, मैं, सुनील जी और बस 2-3 बंदे बुला करके, यानी कम से कम क्रू में, कम से कम खर्च में कोशिश की कि अच्छी चीज हम लाएं और समाज को वो दिखाएं कि लॉकडाउन टू अनलॉक के बीच में जो भी ताना बाना रहा है, परिवार का कह लो, समाज का कह लो, गरीब लेबर क्लास का कह लो, एक इंडस्ट्रियलिस्ट का कह लो, ये सभी लोगों के साथ हुआ है। और उस दौर में कैसे हम अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़े हैं, उस चीज को जी लेकर के हमने एक छोटी सी कहानी लाने की कोशिश की है। और बिल्कुल इस फिल्म में भी मैं प्रोड्यूसर हूँ, सुनील जी ने और मैंने मिलकर लिखा है, तो मैं चाहती हूँ कि सुनील जी का नाम जरा पर्दे पर अच्छे अच्छे शब्दों में दिखाई। तो रिटर्न हर हर फीमेल यही चाहती है, चाहे सब कुछ उसका भी किया हुआ हो लेकिन उसके बावजूद भी वो हमेशा यही चाहती है कि उसके हस्बैंड का नाम ऊपर ज्यादा रहे। तो आपको एक बात बताती हूँ, सुनील जी मुझे कहीं लेकर जाते हैं तो मुझे हमेशा कहते हैं मिलिए मेरी बेटर हाफ से। तो मतलब बेटर हाफ से तो मुझे बड़ा मजा आता है, मैं घर में आने के बाद कहती हूँ देखिए ये तो आपने मान लिया है कि मैं आपसे बेटर हूँ। बेटर है। बोलते हैं देखो, ये तो हर पति को कह देना चाहिए कि भैया तुम ही बेटर हो, क्योंकि उसके बाद जो 1.5 घंटे बाद, उसके बाद भी बेटर तुम्हें ही बनना है, तो अभी बोल दो। फिर मैंने कहा देखिए आपने, फिर आपने कहा मैं हाफ भी हूँ, तो अगर मैं एक पूरी और आपसे लिया हुआ हाफ, तो मैं तो 1.5 हो गई। तो मुंबई की भाषा में कहते हैं हम 1.5 शाणे हैं। ट्रू ट्रू ट्रू। के साथ रहते रहते मैंने सीख लिया। और मैंने सुनील जी के नाम को बड़ा किया है, अगर आप ध्यान से पढ़े या समझे
मैं साहित्य के रूप में आपको समझाना चाहूंगी, पहले मेरा नाम था सरिता मिश्रा। जैसे ही मेरी जी। शादी हो गई तो सरिता सुनील पाल हो गया। तो मैंने कहा आपका नाम तो सिर्फ सुनील पाल है, 2 शब्दों में सुनील पाल। देखिए जब मेरा नाम लगता है तो सरिता सुनील पाल आपका नाम बड़ा हो जाता है। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। और मैम, ये बात फैक्ट है कि सभी लोग मानते हैं इस बात को कि आप किस तरह कंधे से कंधा लगा के आपने सुनील जी के साथ में उनकी हर सुख और दुख में साथ दिया है। हर महिला देती है, ये नहीं कहेंगे कि हर महिला नहीं देती है, लेकिन काम के दौरान उनके उनके जॉब के अंदर उनके काम में आप उनके साथ में ऐसे पार्टनर खड़े हुए, वो बहुत कम महिलाएं होती हैं जो वहां पे उनके साथ में उनके खुद के काम में खड़े होके इस तरीके से उसी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और जिस तरह मुझे तो डर लगता है जिस तरीके से आप लोग काम करते हैं कि आप बिल्कुल एज पे चले जाते हैं हर बार, और उसके बाद में ये होता है कि अब क्या। तो हमारी तो यही दुआ है कि जिस तरीके से आप लगे हुए हैं, ईश्वर आपको और ताकत और धन से नवाजे। बस ये आशीर्वाद और मिलता रहे तो मेरे ख्याल से ये काफिला चलते रहेगा जब तक हम हैं और जब तक हम कुछ कर सके। जब हम छोटे थे, स्कूल जाते थे ना ऐसे बैग लगा के, तो शैलेंद्र जी का वो गीत बड़ा बजता था। हमेशा आपने भी सुना होगा जब रेडियो पे वो गीत 12 से 1 के बीच में बजा करता था और मैं बैग लेकर के स्कूल के रास्ते पर होती थी, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसे पास हो रहा रेडियो में सुनाई देता था। अच्छी वो 4 लाइनें मैं आपको बताती हूँ, आपको भी पता होंगी। किसी की मुस्कुराहट हो, मुस्कुराहट पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम क्या है। नाम है, क्या नाम। बहुत 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 शुक्रिया मैम, आप हमारे शो पे आए और 4 चांद आपने लगा दिए हमारे शो को। और लिटरली वो खुशी जो हमारे को है आज आपको देख के, सबसे बड़ी चीज है कि मैम एक हिम्मती महिला को, एक समाज से लड़ते हुए, हर एक से हर एक से जूझते हुए, हर परेशानियों से जूझते हुए, और उसके बावजूद इतना मुस्कुराते हुए, इतना खिलखिलाते हुए, ये एक मोटिवेशन है लोगों के लिए। आप बहुतों के लिए बहुत बड़ी एक मोटिवेशन है कि आप बिना डरे, बिना कुछ सोचे कि समाज क्या कहेगा, मैं कैसी दिखूंगी, क्या होगा, इसको ना सोचते हुए आप वो बोल्ड डिसीजन और वो बोल्ड स्टेप आप उठा पाते हैं जो कि शायद कोई बहुत बड़ा दिलेर मर्द भी ना उठा पाए। जिसको कहते हैं कि हम बहुत बड़े मर्द हैं, उनको भी ये डिसीजन लेते हुए 10,000 बार सोचेंगे, जो आप सेकंड नहीं लगाते सोचने में। तो मेरे को तो लगता है कि शायद आप जैसी दिलेर लेडी अगर है तो उस फैमिली में तो मतलब दिलेर लोगों की भरमार होनी चाहिए। वो दोनों बच्चे जो संस्कार आप दे रहे हैं उनको, वो क्या होंगे, वो आगे जाके आप, मैंने आपसे पहले भी एक बार बोला था कि आप स्टार बच्चों को दिया है आपने जन्म, क्योंकि ये आज जो बच्चे सीख रहे हैं आपसे, जो ह्यूमैनिटी, जो अच्छाइयां जो आप इनके अंदर डाल रहे हैं, जब ये बड़े होंगे तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत बन के उभरेंगे, क्योंकि इन्हें बचपन से जो चीज मिल रही है माँ और बाप दोनों की तरफ से। और मैम, मेरे को इंतजार रहेगा कि मैं एक बार और आपका इंटरव्यू लूं सुनील सर के साथ में। और मे बी जब आपकी फिल्म रिलीज हो रही होगी उससे कुछ पहले मैं आपसे दोबारा पूछूंगा पूरी फिल्म के बारे में, सुनील सर के मुंह जबानी सुनना चाहूंगा। उस तरह हम इसकी बात करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि ये जो इंटरव्यू किया, और मैं सच में आभारी हूँ मेरी आवाज सुनो की सारी टीम से, क्योंकि मैं ये जो चाह रही थी, मैंने ये संकल्प लिया ही इसलिए था कि इसके द्वारा मैं लोगों में एक मोटिवेशन पैदा करूं। बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं औरतों के और काफी उसमें खर्च करती है। सुनील जी को मैंने हमेशा ही कहा कि जैसे आज ये करवाना है तो ये खर्चा होता है, वो करवाना है तो वो, मतलब अलग अलग तरीके के खर्चे होते हैं उसमें। उसके बावजूद जब उनका थोड़ा सा बाल टूट जाए, कट जाए, तो बड़ी डिप्रेशन में चली जाती है कि मेरे बाल खराब हो गए। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप उनके बारे में सोचिए जिनके सर पे बाल नहीं बचते हैं कैंसर के दौरान, तो उन पर क्या बीतती होगी। तो इस पूरे माहौल को या पूरी बातों को जब मैंने अपने अंदर वो फील किया कि अगर ऐसा कभी
ईश्वर ना करे वो किसी के भी साथ हो तो उस पर क्या गुजरती होगी। तो क्यों ना हम एक जी, छोटा सा कार्य करें और समाज में ऐसी एक अवेयरनेस लाए कि अगर आपके बाल ईश्वर की दया से लंबे हैं, बड़े हैं, घने हैं तो कुछ हिस्सा डोनेट करिए, शायद वो किसी के काम आ जाए। और पर डोनेशन भी ऐसी जगह करिए कि वो सही हाथों में पहुंचे और जी, उसका सही प्रयोग हो। इसे थोड़ा जी, ध्यान रखेंगे। और मैं फिर एक बार यही कहना चाहूंगी अमित जी, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं था और या कोई ऐसी चीज नहीं थी जो नहीं की जा सकती थी, ये की जा सकती थी। और ये शायद छोटा सा एक समाज के लिए मैसेज भी था या एक पहल थी मेरी तरफ से, जिसे मीडिया के साथियों ने, सोशल मीडिया ने, आप जैसे सभी सहकर्मियों ने इतना बड़ा बना दिया। और अब मैं समझती हूँ मेरा संकल्प पूरा हुआ, क्योंकि अब ये चीजें दूर दूर तक लोगों के पास जा रही हैं। काफी लोग इससे अवेयर होंगे और उन्हें भी अगर लगा कि हाँ, अगर हम कोई भी एक ऐसी भेंट समाज में दें जो सच में दान कहलाने के लायक हो, कि जैसे आपने बालों का दान किया तो वो कहीं सही जगह जाके उसका उपयोग हुआ, ऐसा काम करें। और दिल से किया हुआ कोई भी काम आपको हमेशा खुशी देगा। और मेरा तो नाम ही सरिता है। तो मेरे बाबूजी हमेशा कहा करते थे कि मैं जी। जब भी याद करती हूँ कि सरिता जो है वो शांत होती है, चंचल होती है, यहाँ से वहां से खिलखिलाती रहती है, तो खुश रहना बेटा, हमेशा मुझे कहते थे। और मैं जब कोई गुस्से में आ जाती थी तो बोलते थे इसको कोई गुस्सा नहीं दिलाना, ये बाढ़ भी ला सकती है। तो तो बिल्कुल मुझे वो बातें शायद उस समय छोटी थी पर ज़हन में गहराई में उतर गई और उन्हीं चीज़ों को लेकर के आज यहाँ तक पहुँची हूँ। कोशिश रहेगी कि सुनील जी का साथ जब तक दे सकूँ, तब तक दिल से अच्छे काम करती रहूँ। और बाकी तो सर सब यहीं रह जाना है, सबको एक जैसे ही जाना है। मैम, हमारी दुआएं हैं आपके साथ में कि आप और सुनील सर का साथ बहुत लंबा चले और आप जब बिल्कुल बूढ़े हो जाएं तब आप सोचें कि जो आपने जर्नी आपकी रही है इतने पूरी अपनी लाइफ की, तो उसमें आपको फिर एक खुशी मिले। आपको इस चीज से खुशी मिलेगी कि हमने इतने सब लोगों का भला किया है, हमने इतना अच्छा करा है। और ये जो ब्लो आपने दिया है, ये जो पंच आपने सोसाइटी को दिया है, ये जरूरी था मैम। आप बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मैम एक चीज है, अगर कोई और आम आदमी ये काम करता है तो जी, उसका इफेक्ट इतना नहीं आता है। नहीं लेकिन होता। जब कोई बिल्कुल सही। सेलिब्रिटी कोई ऐसा स्टेप लेते हैं तो इतना जी, बोल्ड स्टेप लेना, जी, मतलब आप शो बिजनेस में हैं और आपने वो ही उसके ऊपर सबसे बड़ा वो ब्लो तो यही है ना मैम, कि आपने इतना जी। बोल्ड स्टेप लिया। तो वो और चीज मेरी सोसाइटी। मैंने 8 मार्च को ये काम किया और 8 मार्च को वुमेन्स डे था। तो जी, कहीं से मुझे 2 दिन पहले ही इनविटेशन आया था कि वुमेन्स डे पर आपकी सारी जो गतिविधियां देखी गई हैं अब तक, उस पे हम आपको बुलाना चाहते हैं, सम्मान देना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे हिंदी युवा मंच है, उन्होंने मुझे बुलाया था कि एक इस पे कार्यक्रम कर रहे हैं वुमेन्स डे पर, तो आप उसमें आइएगा। तो सुनील जी ने कहा मैं बिल्कुल ऐसे ही तुम्हें ले जाना चाहता हूँ, जैसे तुम हो, मतलब क्लीन शेव किया था, पूरी मीडिया के सामने जाना। तो मैंने कहा मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही चलेंगे। और जब मैं वहां गई तो लोगों का जो चेहरा था, जो लोगों के हाव भाव थे कि अचानक क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, आप किसी बीमारी से तो नहीं गुजर रहे। मैंने कहा जी नहीं, बिल्कुल आज मुझे बड़ा खुशी का मतलब बड़ा आनंद का दिन है मेरे लिए, बड़ा खुशी फील कर रही हूँ मैं और आप सबके साथ शेयर करूंगी। और जब मैंने स्टेज पे जाकर उस पुरस्कार को लेते हुए ये बात लोगों तक पहुंचाई, तो मुझे लगा कि मैंने ठीक किया और शायद मैं कर पाई। और मैं यही कहूंगी अमित जी कि ये एक जर्नी है, आपकी जो लाइफ है ये एक जर्नी है। ये सिर्फ आप नहीं कर पाते हैं, इसमें बहुत से लोगों का सहकार्य होता है। आपके जन्म से लेकर के अगर मैं अपनी जर्नी को देखती हूँ तो मेरी स्कूलिंग मैंने जैसे बताया, एक कहीं से एक एंजल की तरह वो टीचर मेरे घर आए और उन्होंने मुझे यहाँ से उठा के यहाँ बिठा दिया। जिस जी, चीज का डर था मम्मी को कि पैसे खर्च होंगे, बहुत पढ़ाना पड़ेगा, आज मैंने ट्वाइस एमकॉम किया है, मैंने 2 बार एमकॉम किया है, एक फाइनेंस में किया, फाइनेंस और टैक्स को लेके किया, एक बार मैनेजमेंट को किया। फिर मैंने एमए इन इकोनॉमिक्स किया है, मैंने बीएड किया है, मैंने महाराष्ट्र पुलिस सर्विसेज कमीशन की एग्जाम दी है और उसके अलावा मैं आज पीएचडी कर रही हूँ। तो ये सारा जो आपकी जो पूरी जर्नी है, ये सब कुछ आप तभी कर पाते हैं जब लोगों का आपको एक सपोर्ट मिलता है। तो मेरी पूरी जर्नी में कहीं ना कहीं वो गुरु, मेरे टीचर्स, मेरे मित्र, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार,
सुनील जी, स्पेशली सुनील जी, क्योंकि शादी जब मेरी शादी के बाद मैंने उनसे प्रस्ताव रखा कि मुझे तो पढ़ना है और आगे पढ़ना है, उन्होंने कहा पहले कुछ साल हम एंजॉय करते हैं, लाइफ खिलखिला कर जीते हैं, मेरा भी ये दौर जो है मैं चाहता हूँ तुम इसको एंजॉय करो। उसको मैंने भरपूर जिया। फिर उसमें जब फिल्म का बनना, बच्चों का आना, ये सब एक एक जर्नी के स्टेप अपने आप बढ़ते चले गए और आज ईश्वर की दया से कहीं से कोई कमी नहीं है। गदगद आभारी हूँ ईश्वर की, गदगद आभारी हूँ उन सभी लोगों की जो मेरी जर्नी में मेरे सहकारी रहे, मेरा सहकार्य किया उन्होंने और हर स्टेप पे मुझे मोटिवेट किया। कहीं ना कहीं उन सब की वजह से मैं ये सब कुछ कर पाई हूँ। मैम, आभारी तो उन क्रिमिनल्स को होना चाहिए मुंबई के, महाराष्ट्र के, कि आप पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करे। उनको रोज आके आपके घर के बाहर नमस्ते करके जाना चाहिए कि मैम अच्छा हुआ आप पुलिस फोर्स में नहीं आए, क्योंकि जिस तरह आप एज पे जीते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई क्रिमिनल आप छोड़ते। आप आप मरने और मारने के एज पे जाने वाले थे। ये अच्छा हुआ आप महाराष्ट्र पुलिस में नहीं हुए। हमें अच्छा है कि एटलीस्ट आप सेफ हैं क्योंकि उस टाइम पे आप अपने, मुझे नहीं लगता कि आप अपनी लाइफ को इतनी बार दांव में लगा चुके होते। और मुझे लगता है वो आभारी तो आपको आगे ले जाता है। अगर वो स्टेप कहीं क्रॉस कर लिया होता तो कहीं और होती। आज मैंने टीचिंग छोड़ दी सुनील जी के कहने पर। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ ये सारा जो तुम्हारा ज्ञान है, नॉलेज है, इसे अपने काम में लगाओ। तो जो मैंने फाइनेंस पढ़ा, मैंने टैक्स पढ़ा, आज मेरे काम आ रहा है। तो जो सुनील जी आपने कहा बैकअप जो है, एक वो स्टेज पर है, वो सामने है, वो कैमरे को फेस करते हैं। तो जब उनका पीछे स्तंभ मजबूत होता है तो आगे वो खुल करके अपने आप को परफॉर्म कर पाते, अपना 100% दे पाते हैं। बच्चों को लेकर के, बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, घर की बहुत सी चीजें होती है, लाइक बीइंग अ हाउसवाइफ, बीइंग अ वर्किंग वुमन, बीइंग अ स्ट्रेंथ, सपोर्टर, फ्रेंड्स, फिलोसोफर, गाइड। स्त्री बहुत सारे रूपों में अपना एंड सहकार्य दे मैनेजर सकती ऑल्सो, है। एंड मैनेजर। मेरा ये संदेश है बाकी महिलाओं के लिए भी कि आप अपने आप में पूरी सृष्टि है, सिर्फ आपको पहल करनी है कि मुझे ये करना है। और वो आपकी नीयत सही होनी चाहिए कि अगर मैं अपने पति को भी सपोर्ट करना चाहती हूँ तो इसलिए नहीं कि मैं उनके आगे निकल जाऊं। कई बार ऐसे ऑफर आए, सुनील जी के सामने ऐसे ऑफर है कि आप सीरियल में काम करना शुरू कर दीजिए। अरे आपकी तो स्माइल बड़ी अच्छी है, आपके एक्सप्रेशन बड़े अच्छे हैं, तो आपको ये रोल में अच्छा लगेगा। वो मैंने कहा ये मेरा पेशा नहीं है, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, और मैं इस फील्ड में सिर्फ पैसे कमाने के लिए आ जाऊं या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए आ जाऊं, ये मेरी इच्छा भी नहीं है। जितनी ऊंचाई तक सुनील जी काम करेंगे, जितने ऊंचाई तक सुनील जी जा सकेंगे, मुझे वो देखकर ज्यादा खुशी होगी कि मैं उनके साथ जुड़ी। वैसे मैम, ये बात तो मैं आपसे खुद कहूंगा कि आपको 1 या 2 बार ट्राई तो जरूर करना चाहिए। अब सच में आप अच्छा करके दिखाएंगे, क्योंकि एक टैलेंट छुप रहा है इस तरीके से। अगर आप नहीं जा रहे हैं तो वो टैलेंट को उस तरीके से, मैंने वो भी कर लिया तो लोग सच में फिर मेरा सहकार्य करना छोड़ देंगे, बोलेंगे बहुत कर लिया आपने। नहीं मैम, आपको एक थॉट देना चाहिए। यू शुड गिव अ सेकंड थॉट आल्सो मैम इसके ऊपर। तो मैम आज धर्म सरिता का जो पहला सीरियल अगर आप देखेंगे, जो पहली देवी है शैलपुत्री देवी, वो रोल कोई और लड़की प्ले करने वाली थी, पर जब वो आ रही थी लोकल ट्रेन से तो किसी ने पत्थर मारा और उसकी आंख में चोट आ गई। तो उसने कहा मैं कर नहीं पाऊंगी, आप किसी और को अरेंज कर लिए। तो मैंने दूसरा, तीसरा, चौथा सारा एपिसोड क्लियर किया और वो पहला सीरियल फिर मैंने अपनी क्रू में कहा कि कोई कैसे करे, किसी को अरेंज करते हैं। तो सबने कहा मैडम आप ट्राई कर लीजिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम ट्राई कर लेते हैं। और सेम उसके साथ जो महाकाली माता है, जो महाकाली माता का होता है, उस पे नीले रंग को लगाना होता है चेहरे पे, शरीर पे। तो जिसको मैंने बुलाया था कि आप इस रोल को प्ले करिए, वो भी रेडी नहीं हुई। उसने कहा मैं अपने आप को नीला कलर नहीं कर सकती, आप इसी पे मेकअप करवाइए। मैंने कहा ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो है वो माता का रूप है, स्वरूप है, ये इसी तरह से दिखाया गया। फिर मेरे क्रू ने कहा मैडम आपसे बढ़िया कोई नहीं करेगा। तो मैंने कहा अपनी ही चीज को लेकर के 2 बार, मतलब जब मेरी सासू माँ ने देखा तो बोले यार शैलपुत्री तक तो बड़ी प्यारी प्यारी लग रही थी, और जैसे ही आप वो काली चंडिका बन के आ गई तो एकदम काली माता लग रही हो, एकदम चंडिका का रूप ले लिया है। तो वो मैं कह सकती हूँ कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कभी कभी ऐसा मौका आ गया। बिल्कुल बिल्कुल मैम। वो शायद उसके अंदर देखे तो जो काली माता बने थे तो वो ही ज्यादा लोगों ने उसको
क्योंकि वो बोल्डनेस थी उसके अंदर आपने जो दिखाया, तो वो शायद ज्यादा लोगों का चर्चा का विषय भी वही आपका एक वो रहा था। जी, हर मीडिया में भी ज्यादातर बात उसी के बारे में हुई थी, जी। जहां तक मुझे याद है ऐसा था। तो जी, न्यूज में मैंने भी वही काफी आया था। इसका नाम सरिता है, चंचल है, खिलखिलाती है, शांत है, ये सब कुछ ऐसे, पर जब क्रोधित हो जाए तो ये बाढ़ भी ला तो सकती बाढ़ है। आती तो वो लोगों को, मैं तभी तो तो मैं बोल रहा हूँ मैम की। उस नाम को सार्थक किया है कि उन्होंने अगर सरिता का नाम मुझे दिया है तो मैं बस सरिता की तरह बहती चली जाऊं, और बहते 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 जिस दिन कहते हैं कि आपका महासागर में मिलने का समय होगा, विलीन होने का समय होगा, तब तक आप अपनी चारों तरफ हरियाली रखिए, खुशहाली रखिए, और सबको खुशियां देते हुए आगे बढ़े। ये कोशिश जी मैंने मैम। की है, और आगे भी मेरी यही कोशिश रहेगी। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं खुद बहुत मोटिवेट हुआ हूँ। पहले से ही ऑलरेडी आपको देख के रहा, लेकिन आज आपसे रूबरू बात करके एक अलग लेवल का मोटिवेशन कि हम क्यों नहीं कर सकते, और हम डरते क्यों हैं कुछ भी काम करने से। हम पहले अगर हम उसके ये सोचने लगे कि इससे ये ना हो जाए, इससे ये ना हो जाए, तो हम बहुत सारी जगह पे अपने आप को रोक लेते हैं, थाम लेते हैं। और जी, बहुत सारे अच्छे कामों को भी हम इस वजह से कई बार बीच में रोक देते हैं कि यार ये इसके बाद में। आज आपको देखने के बाद में लगा कि नहीं, ईश्वर पे, ऊपर वाले पे, प्रकृति पे, नेचर पे विश्वास अगर आपको है, तो आप अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए। वो बाकी काम उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो आपके लिए अपने आप बेस्ट आएगा। बिल्कुल तो सही मैम कहा आपने, बिल्कुल। तो मैम आपसे मैंने आज बहुत कुछ सीखा, और मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि शायद हमारे श्रोता और हमारे दर्शक जो है वो भी बहुत मोटिवेट रहे होंगे इसको सुनते हुए, और रहेंगे, और आगे शायद कमेंट्स आए उनके। तो मैम अभी दोबारा मिलने का वायदा लेके मैं आपको जाने के आपसे विदा लेने की परमिशन देखिए, चाहूंगा। आपके लिए आपकी तारीफ में कहना चाहूंगी कि आपकी जो आवाज है उसमें एक अलग ही खनक है, और जिस तरह से आप अपनी बातचीत कर रहे हैं, रख रहे हैं, उसके बाद थोड़ी और एनर्जी बढ़ जाती है, और आपकी तरफ से जो वाइब्रेशंस आ रही हैं, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रही हैं। तो ऐसी ऐसी हस्ती आप खुद भी है, आप खुद तारीफ के पात्र हैं। आपको आपकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। बड़े ही संजो करके आप शब्दों को रख रहे हैं, आपके प्रश्न पूछने का तरीका, आपकी बातचीत के दौरान जितनी ठहराव है, ये बहुत ही एक्सपीरियंस है आपका, ये सारा एक्सपीरियंस आपका है, जो आपके पूरे जीवन का सार इसमें दिखाई दे रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। तो मैम आज आपसे अभी विदा लेते हुए और आगे के लिए वायदा लेते हुए कि आप हमारे को दोबारा। जी मैम। अब की ओके बार मैम। हम डुएट में होंगे, मैं और सुनील जी जी साथ में होंगे। जी मैम, जी मैम, जी मैम। इस बार हम मिस कर गए सुनील जी को, उनका अभी काम बहुत ज्यादा लोड ओवरलोडेड है, तो इसलिए हमने भी कि आपसे अभी सिंगल पे ही आ जाते हैं, डुएट सर के साथ में फिर दोबारा आना है। एंड सर, मैम लिटरली हाईली ऑब्लाइज्ड आप हमारे साथ आए हमारे इंटरव्यू पे। आपने इतना अपना कीमती वक्त हमें दिया। सो नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। प्लेजर इज ऑल माइन सर, थैंक यू सो मच। शब्बा खैर, अलविदा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।